दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे साथियों ने मुझे लिखा था कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है इस पे एक अच्छा वीडियो बनाइए। ये निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हम सबके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे साथी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो काफी गंभीर मुद्दों पर अच्छा विश्लेषण चाहते हैं और ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस विश्लेषण के लिए जो भी संभव हो सके अपनी तरफ से प्रयास करूं और आप तक सही डेटाबेस फैक्ट ओरिएंटेड जानकारी लेके आऊं। इसी सिलसिले में आज मैंने एक ये वीडियो बनाया है आपके लिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और आप सबका ये सुझाव भी था कि इस गंभीर मुद्दे पे एक गंभीर चर्चा भी जरूरी है। तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि रुपया ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। अब लॉजिकल सवाल है, जो चर्चा का विषय है कि क्या 100 कब पार करेगा भी या नहीं करेगा। क्या मोदी सरकार इसके लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे ये रुपये और डिवैल्यू ना हो, और अगर ये 100 तक जाता है तो खामियाजा क्या उठाना पड़ेगा, हम लोगों का क्या होने वाला है। मेक इन इंडिया अगर इतना सक्सेसफुल है तो रुपया इतना तेजी से क्यों गिर रहा है। क्या ट्रंप साहब की नीतियां भारत की आर्थिक स्थिति के लिए घातक हैं। क्या हमारी रशिया से दोस्ती कोई मजबूती देगी। ऐसी स्थिति में चाइना के साथ हमारे व्यापारिक संबंध क्या होंगे। बहुत सारे बड़े सवाल हैं और ये सब सवाल राजनीति से ऊपर है। किसकी यूपी में सरकार बनेगी, किसकी बिहार में बनेगी, किसकी बंगाल में बनेगी, किसकी तमिलनाडु में बनेगी, ये जरूरी है, ये देश की राजनीति के लिए जरूरी है। लेकिन आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि वो सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। वहां आपको ज्यादा कैपेबिलिटी चाहिए होती है, ज्यादा आपकी प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो नीतियां हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो सिर्फ चुनावी वादे नहीं हो सकते। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। मेरा निवेदन है कि आप इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि 10 बड़े प्रभाव जो भारत की आर्थिक नीति के कारण हम सब पे पड़ने वाला है वो मैं बताऊंगा, और आने वाले समय में क्या हो सकता है, कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मैं और बहुत सारे मुद्दे इसमें जोड़ना चाहता था, लेकिन यह विषय इतना गंभीर है, मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि मैं उसको एक अलग वीडियो बना के चर्चा करूंगा कि उस स्थिति में हमको क्या करना होगा। लेकिन आज रुपया कब तक गिरेगा इसका अनुमान, और कहां तक गिरेगा हम उसका अंदाज कैसे लगाएं, ये एनालिसिस आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं यही कह रहा हूं कि क्या मोदी साहब अपने टेन्योर में जो 2029 में खत्म होगा, क्या तब तक रुपया 100 पार हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 90 के आसपास है। इसका अंदाज हम कैसे लगाएं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ग्राफ लेके आया हूं, कुछ चार्ट्स लेके आया हूं जो आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, और आप भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोस्तों अगर मैं पिछले 10 साल का आपको ग्राफ बताऊं तो रुपया करीब 33% के आसपास, 33.5% के आसपास गिरा है 10 साल में। इसका मतलब अगर आप एवरेज, सिंपल एवरेज लगाते हैं तो आप मान सकते हैं करीब 3.5% के आसपास। इसका मतलब यह है कि पिछले 10 साल में मोदी साहब के कार्यकाल में करीब 3.5% गिरा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के टाइम में क्या हुआ था। क्योंकि राजनीतिक मुद्दे उठाने वाले बहुत दोस्त हैं हमारे, बिल्कुल सही करते हैं वो, हर पक्ष को अपनी बात रखने का हक है। अगर आप पिछले 25 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो रुपया हर साल करीब 3.5% ऑन एन एवरेज गिरा है। तो चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या मोदी साहब की सरकार हो, रुपया अपनी रफ्तार से गिरता ही जा रहा है 3.5% की दर से सालाना। यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगले साल क्या होगा, अब आप अंदाज लगा सकते हैं। 10 साल बाद क्या होगा। अगर रुपया पिछले 10 साल में 33% गिरा है तो क्या अगले साल में भी इतना ही गिरेगा। अगर यह लक्षण रहे तो रहेगा, गिरता भी रहेगा, और हो सकता है ज्यादा भी गिरे। क्यों ज्यादा गिर सकता है उसकी चर्चा भी हम कभी करेंगे। अब हम पिछले 5 साल का देख लेते हैं। 5 साल में रुपया गिरा है करीब 20% के आसपास।
अब आप इसका डिवाइड करिए। इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले 5 साल में जो रुपया गिरा है वो गिरा है करीब 4% की दर से। मतलब रुपये की गिरने की रफ्तार बढ़ रही है। इस बात को हमें समझना होगा। अब पिछले साल क्या हुआ, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। रुपया गिरा 5.5%। तो स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति गंभीर है। हम आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं रहे हैं। हमारा देश राजनीति में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। हमारे नेता, हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, वो राजनीति में ज्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन इकोनॉमी पे ध्यान नहीं है। अब आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे को मोदी जी से कोई बैर नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि साहब आप किसको वोट देते हैं, तो हिंदुस्तान में इस समय मोदी जी के अलावा आपको कौन नेता दिखता है? तो दुख इस बात का है कि जिस नेता के ऊपर हम सब भरोसा कर रहे हैं वो आर्थिक स्थिति को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चिंता इतनी ही है। इसका मतलब निवेदन है कि मोदी जी पॉलिटिक्स के 11 साल हो गए, अब कृपया अगले 5 साल आर्थिक स्थिति पे ध्यान दीजिए, क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। अदरवाइज आपकी लीगेसी को लोग क्या बोलेंगे? जैसे आज हम मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये बोलें कि मोदी जी के टाइम में रुपया सबसे ज्यादा गिरा था। उस स्थिति में जितनी आपने मेहनत करी उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। अब होगा क्या अगर रुपया इस तरह से गिरता रहा? तो दोस्तों क्या होगा ये अब समझना जरूरी है कि आपकी और हमारी जिंदगी में इसका असर कैसे आएगा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हम क्यों कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी? क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना क्रूड ऑयल है, मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनें हैं, क्रिटिकल केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, हम सब कुछ आयात करते हैं। आप उठा के देख लीजिए, मेक इन इंडिया से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। और अगर मेक इन इंडिया हो भी रहा है तो रॉ मटेरियल विदेश से आ रहा है, हम उसको सिर्फ यहां जोड़ते हैं और फिर या तो डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम कर लेते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे यहां पे एंड टू एंड डोमेस्टिक सप्लाई चेन बहुत कम है। इसीलिए हमारी जितनी एक्सपोर्ट होती है करीब 600-700 बिलियन डॉलर, उससे अगर आप 100 बिलियन डॉलर कम कर लें तो उतने के आसपास ही हमारा इंपोर्ट भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बैलेंस चल रहा है। लेकिन जब रुपये डिवैल्यू होगा तो क्या होगा? हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। जिस चीज को हम 80 रुपए में खरीदते थे अब 90 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा जो इंपोर्ट होगा, जब फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रहा है वो महंगा है तो बजट घाटा बढ़ेगा, क्योंकि आपको सब्सिडी बढ़ानी है। राजनीतिक मजबूरी है कि आप फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ा सकते। ऐसी स्थिति में आप सब्सिडी बढ़ाएंगे। सब्सिडी बढ़ाएंगे तो जो डेवलपमेंट में पैसा जाना चाहिए था वो कम जाएगा, या आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। आप टैक्स बढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार नहीं खड़े होंगे। जब रोजगार नहीं होंगे तो आपको फिर लॉलीपॉप स्कीम्स देनी पड़ेंगी। तो जो और बचा हुआ पैसा है वो फिर और राजनीति में जाएगा। ये एक बहुत खतरनाक साइकिल है दोस्तों। इससे अगर हमें बचना है तो अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पे बेल्ट बांध के, कमर बांध के उतरना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो जो कंज्यूमर्स के पास आज पैसा है, मान लीजिए कि आज आपको सब्जी मिलती है 50 रुपए, सब्जी अगर 70 रुपए हो गई तो आप बच्चों के लिए क्या खरीदेंगे? आप शर्ट कम खरीदेंगे ना। आप अगर घूमने जाते थे साल में 2 बार, अब आप 1 बार जाएंगे। आप शादी में पहले ज्यादा खर्चा करते थे, अब आप कम करेंगे। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी सफर करेगी। हम इस बात को समझें, ये गंभीर मुद्दा है। दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट महंगे होते जाएंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जाएगा, मतलब सरकारी घाटा बढ़ता जाएगा। इस बात को समझना होगा। अब बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि साहब एक्सपोर्ट भी तो बढ़ेगा, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, सब सवालों का जवाब दूंगा। हायर फॉरेन डेट सर्विसिंग, अभी तक हमने जितना विदेशी कर्जा लिया है वो डॉलर में, जब हमने कर्जा लिया था मान लीजिए उस समय 60 रुपए डॉलर था या 70 रुपए था, आज डॉलर हो गया 90 रुपए।
अगर हमने उस समय 1 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया था और उसमें 60 रुपए के हिसाब से कर्जा लिया था, आज वही 1 करोड़ डॉलर चुकाने के लिए हमें 90 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया? आपने जितना विदेशी कर्जा लिया वो बैठे बैठाए आपके ऊपर और सिरदर्दी बन गया। इसका मतलब जो सेंट्रल बजट है उसमें से जो आपको ब्याज के रूप में रुपया देना होगा वो ज्यादा देना होगा। आपका बजट तो कांस्टेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे? या तो टैक्स बढ़ाएंगे या बाजार से और उधार लेंगे। जब आप और उधार लेंगे तो हम धीरे धीरे उसी रास्ते पे जाएंगे जहां आज ट्रंप साहब परेशान है, अमेरिका कर्ज में दब गया है। हम भी उसी रास्ते पे जाएंगे, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। अब बात आती है पब्लिक फाइनेंस और सब्सिडीज की। जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस और सब्सिडी को लेकर, हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि पेट्रोल आपको कंट्रोल करना है, महंगाई को रोकने के लिए सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ भारत को वेलफेयर स्कीम पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या? फिर लोग कहेंगे कि साहब मोदी साहब के राज में तो बहुत महंगाई थी। अब बीजेपी का जो एक मेन ट्रम्प कार्ड है कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जितनी भी राजनीतिक पूंजी थी बीजेपी की और मोदी सरकार की वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक सिरदर्दी बढ़ेगी। इसके अलावा जब लोगों को लगेगा कि साहब हमारे यहाँ पे हम रुपए को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। अगर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ रहा होता तो हम भी 90 रुपए कमा रहे होते डॉलर में, अगर हम एक्सपोर्ट करते तो 90 रुपए अगर हम कमाते तो हमारे पे बोझ नहीं पड़ता, रुपया इस हिसाब से गिरता नहीं। रुपए गिरने का मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है। और सप्लाई कम कब होती है? जब आपका एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर तो जो इन्वेस्टर है वो ये सोच के डरेगा कि अगर मैं भारत में इन्वेस्ट करता हूं और मुझे रॉ मटेरियल बाहर से लाना है तो वो तो महंगा पड़ेगा, फिर मैं ये भारत में इन्वेस्ट करके एक्सपोर्ट करूंगा भी तो मेरे को क्या बचेगा? इस बात को समझना होगा। तो इससे आपके इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। करेंसी वॉलेटिलिटी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और जो ओवरऑल बात है वो ये है कि आपका करेंसी रिस्क बढ़ता जाएगा। आपका जो प्रीमियम है इंटरेस्ट पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, हेजिंग पे, वो सब बढ़ता जाएगा। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि आपकी ग्रोथ पे असर आएगा, क्योंकि जब आपको सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी तो जो पैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए था, हाईवेज में चाहिए था, स्कूल कॉलेजेस में चाहिए था, रिसर्च में चाहिए था, वो सब बंद होगा। आपके बैंकों से आपको और उधार लेना पड़ेगा तो ब्याज दरें बढ़ने लगेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। हम एक खतरनाक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा कि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, सारा पैसा हम लॉलीपॉप बांटने में लगा देंगे तो फिर देश कैसे मजबूत होगा? ये बात भी हमें समझनी होगी। कुल मिला के स्थिति यह है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंस, यहां जरूर आपको फायदा होगा, क्योंकि आज आप डॉलर में बेच रहे हैं। मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर $100 का बेचा, पहले आपको 80 रुपए मिलते थे, आज 90 मिलेंगे, आपका फायदा हो गया। ये अच्छी बात है। जो लोग विदेश में हैं, जो अभी डॉलर भारत में भेजते थे ये सोच के कि यार वहां कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अब उनको लगेगा कि पहले रुपया 80 मिलता था, आज 90 मिलेगा, तो अपने परिवारों को वो डॉलर ज्यादा भेजेंगे कि आप इसको कन्वर्ट करा के 90 रुपए रख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि रेमिटेंस बढ़ सकता है, टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि विदेशियों के लिए भारत सस्ता दिखेगा। उनको यहां आके जो डॉलर में पहले मान लीजिए कि हम 9,000 रुपए का कमरा होता था, मतलब $100, आज वही कमरा अगर हम देखते हैं तो वही कमरा उनको शायद $90 में मिलेगा। तो उनको लगेगा शायद भारत सस्ता है। अगर हम खाने की बात कर रहे हैं, 400-500 रुपए की प्लेट उनके लिए $5 की रह गई, तो उनके लिए तो और सस्ता हो गया। तो कहने का मतलब है कि टूरिज्म को फायदा मिल सकता है, रेमिटेंस को फायदा मिल सकता है, लेकिन वही लोग जब भारत में रहेंगे तो महंगाई जो बढ़ेगी, तो जितना रेमिटेंस का फायदा हुआ वो इनडायरेक्टली महंगाई उसको खत्म कर देगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक ही ऑप्शन है कि जो करेंसी रिजर्व्स हैं आप उसका इस्तेमाल करें। हमारे पास करेंसी रिजर्व्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो करेंसी रिजर्व्स है वो सिर्फ 1 साल का बफर है। हमारे पास जितना पैसा है वो उतना ही है जितना हम 1 साल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। आने वाले समय में क्या होगा? अगर हमने रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन करेंसी डालना शुरू कर दिया
और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस समय अस्थिरता बनी हुई है, तो वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हमें और ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा, अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। उस स्थिति में हमें डॉलर और चाहिए होगा। और भारत सरकार को लगातार अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए, बाकी क्रिटिकल इनपुट्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए और डॉलर चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजर्व है वो घटता जाएगा, और जब तक नया विदेशी निवेश भारत में नहीं आएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तब तक हमें फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को जो अपनी आर्थिक नीतियां हैं उनमें बदलाव करना होगा। उदाहरण के लिए कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ इंस्पेक्टर राज और करप्शन है, इनको खत्म करने के लिए कानूनों में बदलाव जरूरी है। जिस तरह से हमारे यहाँ लेबर लॉ है, उसको बदलने के लिए कानून जरूरी है। अब सरकार तो वो करना नहीं चाहेगी, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर के पास पूरी दुनिया में और 100-150 देश हैं, वो कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत में वो एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब कह रहे हैं कि टैरिफ गिराओ, तो पर्पज ये होगा कि लोग भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, विदेश में करेंगे। और ये बात बहुत संभलने की होगी कि हम कितना और कहां तक टैरिफ घटाएं, ताकि मेक इन इंडिया भी बच जाए, फॉरेन करेंसी भी आए और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। ये सब चीजें देखने की होगी। अब रही बात पॉलिसी डिलेमा, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप रुपया को ज्यादा टाइट करते हो, आरबीआई को बोलते हो ज्यादा इंटरवेंशन करे, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है, आपका मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, इसलिए आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। कुल मिला के स्थिति यह है कि भारत सरकार को ईमानदारी से हर मंत्रालय की मीटिंग बुला के और टारगेट देना चाहिए कि एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो। अगर आपको क्लियर जवाब मंत्रालय से नहीं मिल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को समझ जाना चाहिए कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। अगर वहां पे टाइमलाइन नहीं है, माइलस्टोन्स नहीं है, सिर्फ जनरल इंग्लिश हिंदी में बात हो रही है और उसमें नंबर नहीं है, डेटा नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, समझ लीजिएगा इस पॉलिसी का और इस स्टेटमेंट का मंत्रालय की तरफ से जो भी दिया जा रहा है ये व्यर्थ है, ये सिर्फ टाइम पास है, रिटायरमेंट का इंतजार है और कोई मतलब नहीं है उस स्टेटमेंट का। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सजग हो जाना चाहिए, मॉनिटरिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर नहीं किया गया तो सोशल और पॉलिटिकल रिस्क भी है, अपोजिशन मुद्दा बनाएगा। हमने देखा ना इलेक्शन 2014 से पहले कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जिस तरह से रुपया गिरा था, उस समय तो 64 रुपए था रुपया, और ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी हम इसको 36 कर देंगे। हम तो 100 के पार जा रहे हैं। अब बताइए कि रुपया ज्यादा गिर रहा है, कौन जल्दी बुजुर्ग हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर की उम्र या रुपये की वैल्यू? अगर उसी आर्ग्यूमेंट को जो मोदी जी मनमोहन सिंह जी के लिए कहा करते थे, उसको अगर हम रिपीट करें, तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन किसके लिए होगी? मोदी जी के लिए। इसका मतलब यह है कि मोदी जी को अपने जो लीगेसी है उसको अगर सुधारना है, तो अब इकोनॉमी के ऊपर कमर कसनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2-3 चीजें हैं जिसको हम समझना चाहेंगे। एक तो ये कि हम ये कहते हैं कि अगर रुपया डिवैल्यू होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आप एक्सपोर्ट करते हो मान लीजिए 100 रुपए का और इंपोर्ट करते हो 1000 रुपए का, तो क्या होगा? आपकी हालत खराब होगी। तो ये जो टाइम पास आर्ग्यूमेंट है ना कि इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आईफोन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं बचता है। ये तब बचता है जब आपकी डोमेस्टिक R&D, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी से आप एक्सपोर्ट करते हो और उसमें इंपोर्ट कंपोनेंट 0 हो या मिनिमम हो, तब आपको फायदा होता है। इंपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट में डिवैल्यूएशन से नुकसान होता है, फायदा नहीं होगा, ये हमें समझना। स्ट्रक्चरल रिस्क बहुत ज्यादा, अगर हम करेंसी वीक करके एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम अपने लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। ये खतरा है। जिन कंपनियों ने विदेशी कर्जा लिया है, भारत सरकार ने जो कर्जा लिया है, ये बहुत बड़ा बोझ बनेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, जब डेट सर्विसिंग का टाइम आएगा हालत खराब हो जाएगी। बैठे बैठाए आपने सोचा था कि हमें सस्ती दरों पे विदेशी कर्ज मिल जाएगा, विदेशी कर्ज तो सस्ती दरों पे मिला, लेकिन जिस दर पे मिला उससे ज्यादा तो डिवैल्यूएशन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया 5.5% तो आपका इस साल में डिवैल्यूएशन हुआ। आपको कर्ज कितने में मिला? 5.5। तो जो आपको मिला वो नलीफाई हो गया। उस पे आप 5.5% जोड़ दीजिए, तो 5.5 वो और 5.5 ये डिवैल्यूएशन,
आपको 11% ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि भारत का बैंक आपको 8, 9, 10% पे दे देता। आप फंस गए विदेशी कर्जा लेके, इस बात को समझना होगा। फिर जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारे यहाँ पे शॉक्स आएंगे, ग्लोबल शॉक्स, हम उससे कैसे पार पाएंगे। अभी देखिएगा अमेरिका में बहुत बड़ा झटका आने वाला है। $37 ट्रिलियन, $37 ट्रिलियन जब अमेरिका राइट ऑफ करने का प्रयास करेगा तो पूरी दुनिया में भूचाल आएगा। डॉलर की वैल्यू बहुत ढंग से बदलेगी। आपको गोल्ड खरीदना होगा। आज आपका गोल्ड और महंगा हो गया, इस बात को समझना होगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के दायरे में आप फंस जाएंगे, आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तीसरी तरफ पॉलिटिक्स है, चौथी तरफ रुपये डिवैल्यू हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल है, हालात आसान नहीं है। कहने को हम कह दें कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जो तथ्य हैं, जो एविडेंस हैं और जो दुनिया के नक्शे पे हम देख रहे हैं, उसमें अगर मोदी है, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारी आर्थिक स्थिति या आर्थिक नीतियां ठीक नहीं होंगी। हमने जो नीतियां बनाई वो अच्छी थी या बुरी, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। रुपया 90 पहुंच गया है, ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि हमारी आर्थिक नीतियां काम कर रही हैं या नहीं कर रही। इसका फैसला आपको करना है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल भारत के लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा। हमें बहुत संभल के काम करना होगा। सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, टूरिज्म बढ़ सकता है, रेमिटेंस बढ़ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमिना है। आप दान की बचिया के दांत गिन के अगर कहें कि मैं करोड़पति हो गया या मेरा एसेट बन गया, ऐसा होता नहीं। ये अपने आप को भुलावे में रखने की बात है। और कुल मिला के स्थिति है कि जो नुकसान है वो फायदे से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए? भारत सरकार को क्या करना चाहिए इस स्थिति को रिवर्स करने के लिए? प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर तो वही करेगा जो नीतियां पॉसिबल करेंगी। तो कहने का मतलब ये है, इस पे आप अपने विचार लिखिए, भारत सरकार को क्या करना चाहिए। स्थिति गंभीर है। आज भी रुपया देखिए आप फिर गिरा है। कहने का मतलब क्या है? क्या ये 100 पहुंचेगा? मेरा अंदाज तो यह है कि शायद मार्च तक ये कुछ नहीं तो 92 पहुंच जाए। अगर मैं 3.5% हर साल के हिसाब से जोड़ भी लूं तो शायद मोदी साहब जब तक 2029 तक पहुंचेंगे अपने कार्यकाल के, तो 100 के ऊपर ही हमें रुपया दिखेगा, अगर मैं सिर्फ 3.5% की दर से जोड़ता हूं। और अगर मैंने 5.5, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि अगर पिछले एक साल में 5.5% की दर से रुपया गिरा है, अगर मैं ये ग्राफ आपको इससे चर्चा करूं तो मुझे लगता है दोस्तों कि स्थिति काफी गंभीर है। 5.5 की दर से अगर रुपया गिरने लगा तो आप समझ लीजिएगा 2-3 साल में ही हम 100 पा कर जाए। ये खतरनाक। जो भी विचार हो रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।